एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि इंडिया गठबंधन की जो मुंबई में बैठक चल रही है, उस बैठक से जो एनडीए के जो घटक दल है और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वर्तमान की मौजूदा सरकारें जिस तरह से असहज महसूस कर रही है और लगातार इसके संकेत दे रही है, इस संकेत से उनकी जो हड़बड़ाहट है, उनके अंदर की जो बेचैनी है, उनके अंदर की जो परेशानी है, वो साफ नजर आ रहा है। और यह इसलिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन की निचोड़ अभी आने बाकी है कि कौन कौन से फैसले लिए गए हैं, और संभव है कि 3, साढ़े 3 या 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी कि इंडिया गठबंधन में किस चीज पर सहमति बने और किस चीज पर वो आगे की रणनीति तय की गई है। तो ये सारी बातों के बीच जो जो खबरें आ रही है, उसके मुताबिक जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, वो जबरदस्त बेचैन दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से आनन फानन में जो जो पार्लियामेंट की जो है वो विशेष सत्र बुलाने की जो कवायद की गई है, यानी 18 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में जो विशेष सत्र बुलाने की जो कवायद की गई है, इस ओर तो जरूर इशारा कर रहा है कि इस वक्त में मौजूदा सरकार इंडिया गठबंधन के सिर्फ बैठक मात्र से बहुत ज्यादा बेचैन है, परेशान है और हड़बड़ाहट में है। वो आनंद फानन में जो भी फैसले ले रही है, वो फैसले कहीं उनके लिए फांस न बन जाए, इसकी प्रबल संभावना होती हुई दिख रही है। क्योंकि जिस तरह से यह बात सामने आते चली जा रही है और इसकी मानगी उस वक्त में पता चला जिस वक्त में हिमाचल के बाद जब कर्नाटक के चुनाव हुए, और कर्नाटक चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई और उनका मजबूत किला दक्षिण का वो ध्वस्त हो गया, एकमात्र किला ध्वस्त हो गया। और उसके बाद जो संकेत दी, वो संकेत स्पष्ट है, चाहे किरेन रिजिजू का जो मंत्रालय बदलना हो और कई तरह के फैसले जो है, इस तरह से इशारा करता है कि वर्तमान में मौजूद जो सरकार है वो अंदर खाने की लड़ाई के साथ साथ बाहरी लड़ाई से भी अच्छी खासी परेशान नजर आ रही है। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सवाल यह है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन को लेकर स्ट्रीम मीडिया में खबरें प्रसारित की गई और चलाई गई और इसका माइलेज इंडिया गठबंधन को होता हुआ दिख रहा है, इसी बीच में एक मास्टर स्ट्रोक के नाम पर जिस तरह से इस परिणति को बदलने की एक चेष्टा की गई है, एक प्रयास किया गया है, वो बड़ा दिलचस्प है। विशेष सत्र बुलाया तो जा रहा है, इसमें कोई असंवैधानिक बात नहीं है, गैर कानूनी बात तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी विशेष सत्र तो जरूर बुलाए गए। लेकिन सवाल है कि जब भी विशेष सत्र बुलाया जाता है तो उसकी एजेंडा तय रहती है, लोगों को मालूम होता है, ताकि दूसरी पार्टियां हर तरह से तैयारी करके लोकसभा में जाए और अपनी बात को रखे। लेकिन सवाल है कि बिना एजेंडा तय किए हुए तिथियों की घोषणा करना, और वो इस वक्त में जब देश में G20 की बैठक होने वाली है और इस बैठक के बाद आनंद फानन में यानी 9 और 10 सितंबर को जो बैठक होने वाली है G20 की, उसके बाद 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाना, इस ओर तो जरूर इशारा करता है कि सब कुछ अंदर में हलचल तो जरूर मचा रही है, अंदर की बेचैनी अब साफ झलक रही है। ऐसे राजनीतिक गलियारों पे नजर रखने वाले लगातार का बयान इसी बात इशारा कर रहा है। इसी तरह उनका बयान जिस ओर इंगित कर रहा है, वो तो बड़ा हैरान करने वाला है, बड़ा परेशान करने वाला है मौजूदा सरकार के लिए। जी हाँ, तो सवाल यह है कि सिर्फ बैठक यानी तीसरी बैठक जो महाराष्ट्र के मुंबई में होने वाली है और चल रही है, और उसके बाद जो छनकर आई है कि लोगों शायद इस बैठक में संभव नहीं होगा, यानी लोगों अगली बैठक में होगा। लेकिन जो बात सामने आ रही है वो स्पष्ट है कि समन्वय समिति बन जाएगी और इसकी जो रणनीति मतलब जो काउंटर करने वाली समिति है वो भी बनेगी, और दूसरे मुद्दे पे आने वाले जो संघर्ष होंगे उसको लेकर भी कमेटी बनने वाली है।
और संभव है कि संयोजक बनाए जाए। और इसकी बात प्रबल संभावना बनते हुए दिख रही है कि संभव है नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। वैसे ममता बनर्जी भी इस रेस में बताई जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर से जो सामने आती हुई नजर आ रही है कि पूरी तरह से इस बात की संभावना बनी है कि पूरी इस इंडिया गठबंधन के जो चेयरपर्सन है वो कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। और इसमें प्रबल संभावना तो मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर होता हुआ दिख रहा है। यानी संयोजक कोई और होगा और इस कमेटी का जो चेयरपर्सन होंगे, जो पहले इस चेयरपर्सन में सोनिया गांधी थी, इस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आ जाए तो बड़ा हैरान बिल्कुल नहीं होगी। और संयोजक में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच में एक तसल्ली बताई जा रही है और अब सहमति क्या बनती है आने वाला समय में पता चल जाएगा। यानी चंद घंटों के बाद इसकी स्पष्टता सामने नजर आएगी। लेकिन समन्वय समिति और इस बात पर जोर दिया जाएगा कि एक एजेंडे पे चुनाव लड़ा जाए, यानी हर पार्टी अपने अपने एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ेगी और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाएंगे उस प्रोग्राम के तहत में चुनाव में शामिल किया जाएगा और उसी चुनाव की तैयारी के रूप में उसे प्रबल संभावना दी जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से ही 2024 की रणनीति उसको फतह करने की पूरी तैयारी की गई है। जी हाँ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एजेंडा तय नहीं होगा। याद कीजिए, जब एनडीए का गठन हुआ था तो आडवाणी जी ने स्पष्ट तौर से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर चुनाव नहीं लड़ेगी और जो तय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसके तहत में एनडीए चुनाव लड़ेगी। तो संभव यह भी दिख रहा है कि वर्तमान में जो इंडिया गठबंधन जो बनी है वो भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर आगे वाला चुनाव में लड़ते हुए दिख जाए तो बड़ा प्रबल संभावना तो बहुत कुछ का है। और इस बीच में जब सबसे पहले राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और जिस तरह से सरकार के सबसे नजदीक गौतम अडानी को लेकर जो सवाल खड़ा करते हैं और जो सवाल खड़ा की गई है वो फिर एक बार अडानी को तो जरूर उनके शेयरों में गिरावट तो जरूर करा दी और उनके बाद शेयरों में गिरावट देखी जा रही है और सरकार को इसी बहाने घेरने का काम किया जा रहा है। और सवाल फिर वही जो पहले से इंडिया गठबंधन के लोग उठाते हुए नजर आ रहे थे कि ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स की नजर अडानी ग्रुप्स पर और अडानी के दूसरे सभी चीजों पर क्यों नहीं पड़ रही है। और इस बात को लेकर जब उनके तरफ से बयान आता है कि सेबी जांच कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी पे जांच हो रही है तो फिर सवाल क्यों है। लेकिन राजनीति है और राजनीति में सवालों का एक नई फेहरिस्त होती है और उस सवालों के हिसाब से वो अगली रणनीति बनाते हैं और काउंटर भी करते हैं। ये किसी से छिपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो बात और जिस तरफ से इशारा किया जा रहा है ये तो साफ इशारा जरूर कर रहा है कि वर्तमान में जो गठबंधन है वो एक ऐसा मजबूत गठबंधन के तौर में उभरता हुआ दिख रहा है और संभव है कि अगली बैठक जो है वो कोलकाता में हो, क्योंकि बिहार और कर्नाटक के बाद इस बार जो है उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना इसकी मेजबानी कर रही है। इस मेजबानी के बाद संभव है कि अगली बैठक बंगाल में हो। ममता बनर्जी को भी इसकी मेजबानी दी जा सकती है, इसकी संभावना बताई जा रही है और छनकर जो बात आ रही है वो इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये सब कुछ राजनीतिक कयासों का एक बाजार है जिस पर कयास तो लगाए जा रहे हैं और अंदर से कुछ बात निकालने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है कुछ और कहती है कि जो आपातकाल बैठक ने माफ कीजिए विशेष सत्र बुलाए जा रहे हैं वो सिर्फ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर है और महिला बिल को लेकर है और दूसरे कुछ मुद्दे को लेकर है। तो क्या संभव है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए? इसको लेकर आनंद फानन में कमेटी बनती हुई दिख रही है और जिस तरह से रामनाथ कोविंद को कुछ दिनों के लिए ही सही कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया है और संभव है कि इसमें और भी कमेटियों में सदस्य बनाए जाएंगे और इस सदस्य का काम होगा कि कानूनी दावपेच को समझे और दूसरी बात है लोगों के राय शुमारी करे। और इसी बीच में
जब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। बहुत दिनों के बाद पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी फिर एक बार सुर्खियों में आए। चुपचाप चुप्पी साधने की और राजनीति का सफल प्रयोग तो वो कर ही चुके हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी है। लोग इस पर ट्रोल करते हैं और सोशल मीडिया पर यकीन करें और उनकी बातों पर गौर करें तो इस बात को इशारा है कि उनको चंद दिनों की नौकरी फिर मिल गई। तो क्या कमेटी के बहाने रामनाथ कोविंद को फिर एक बार दलित कार्ड के रूप में देखने का मौका भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है? क्या रामनाथ कोविंद को राष्ट्रीय जो है ये उसकी जो अध्यक्ष चेयरपर्सन बनाने का, यानी जो कमेटी बनने वाली है जो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, उसका चेयरपर्सन बनाने से क्या दलित कार्ड खेलने का प्रयास कर रही है? क्या हड़बड़ाहट में है भारतीय जनता पार्टी कि जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे का ग्राफ पूरे दलितों में पैठ के रूप में बढ़ता जा रहा है और एक स्वीकार नेता के रूप में उनकी जो है गिनती और शुमारी होने लगी है, तो क्या इसकी काट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं लग रहा है? क्या इसको नजर नहीं आ रहा है कि इसको कैसे काउंटर किया जाए? क्या रामनाथ कोविंद उस परिपाटी को फुलफिल करने आ रहे हैं? ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शन के लिए चेयरपर्सन बनाना राजनीतिक गलियारों पर एक अलग से चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एजेंडा का तय नहीं होना। तो क्या अचानक बिना सोचे समझे इस तरह की फैसले लिए गए कि बिना एजेंडा तय हुए विशेष सत्र बुलाए गए? कहा तो यह भी जा रहा है कि दूसरे मसले को लेकर भी इस पर चर्चा हो सकती है और ये चर्चा पुराने भवन संसद भवन से उठकर नए भवन में शिफ्ट करने की एक प्रक्रिया सा नजर आता हुआ दिखेगा। कई तरह के राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन एक बात तो तय है कि जब जब इंडिया गठबंधन की बैठकें होती है और जब जब कुछ ना कुछ लोगों का एजेंडा तय होने की बात होती है, वर्तमान की मौजूदा सरकार असहज तो जरूर हो जाती है और उसकी बानगी है कि जो 200 रुपया सिलेंडर के दाम कम किए गए और इंडिया गठबंधन की इस बात को दम मिलता हुआ दिखता है कि सब कुछ इंडिया गठबंधन की मजबूती के साथ होता हुआ दिखेगा और संभव है कि आने वाले समय में और चीजों के मूल्य कम होते हुए दिखेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि वन नेशन और वन इलेक्शन की जो कवायदे इसलिए भी कैसी जा रही है कि जो 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाला है, वैसे तो 5 राज्यों में होने वाला है, लेकिन 3 राज्यों में जो उनका फीडबैक आ रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर का सर्वे है, वो बड़ा भयानक है और वो हार होता हुआ उनको दिख रहा है। इसी बात को लेकर राजनीतिक गलियारों पर चर्चा है कि वन नेशन वन इलेक्शन करके इस चुनाव को टालने की एक प्रबल कोशिश की गई है और संभव है कि इसी बहाने इन राज्यों के चुनाव को टाल दिए जाए। ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और यह भी सवाल उठता है कि चुनाव आयोग तिथियों का ऐलान कब करेंगे। ये सारी बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे नवंबर और दिसंबर में जो चुनाव होंगे वो बड़ा दिलचस्प है और 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ साथ जो तेलंगाना के चुनाव भी होंगे वहां भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। राजस्थान एक उम्मीद की किरण थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया और उनके समर्थकों का जो बयान सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। जब उनके ही पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, वर्तमान के विधायक और पूर्व मंत्री ने जब अपने ही केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल को चोर शब्दों के इस्तेमाल करता है और सार्वजनिक जगहों से जो इस्तेमाल करता है और इसको लेकर सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो सब कुछ तो सही बिल्कुल नहीं है। वसुंधरा राजे सिंधिया के समर्थक लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहा है। ये सब राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ दिया है और जो आरोप लगाए सिंधिया पर, उनके समर्थकों पर और भ्रष्टाचार का जो मुद्दे उठाए हैं और उन मुद्दे को उठाकर जब कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो ये स्पष्ट दिखने लगा कि मध्य प्रदेश में अंदर खाने की लड़ाई एकदम चरम पर है और जो सिचुएशन वर्तमान की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने में है वो अब राज्यों में धीरे धीरे फैल रहा है और उसी की बानगी है
कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाने के लोकेशन से बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की कवायदें कर रही है। और संभव है कि राजस्थान में भी वो ऐसा करता हुआ नजर आए और संभव है कि छत्तीसगढ़ में भी वही करता हुआ नजर आए। सभी चुनावों में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की जो कवायदें हैं इस बात की ओर इशारा है कि राज्य की जो लड़ाई है उसको वर्तमान की मौजूदा सरकार की भारतीय जनता पार्टी पूरा करने में असक्षम नजर आ रही है और मुद्दे से हटाना भारतीय जनता पार्टी का सगल है। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर विपक्ष के आरोप सही प्रतीत होते हैं। तो क्या फिर इंडिया गठबंधन को लेकर जिस तरह से कवायदें की गई और जो बातें छनकर आई है कि रणनीति तो इस तरह से बनाया जा रहा है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाएगा, समन्वय समिति बनाया जाएगा, काउंटर करने के लिए समिति बनाई जाएगी और प्रचार करने के लिए और टटोलने के लिए कि आगे के संभावना को टटोलने के लिए भी जो समितियां बनेंगे, ये सारी समितियां जब बनेगी और उसको अमली जामा पहनाया जाएगा तो बड़ा दिलचस्प होगा और भारतीय जनता पार्टी और कितना असहज होगी आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। सवाल लंबा है और बड़ा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त में उथल पुथल की दौर से जरूर गुजर रही है। एक तो 2024 की चुनाव का टेंशन और उसमें राजनीतिक उथल पुथल और भीतर खाने की लड़ाई के साथ साथ मजबूत गठबंधन। बताया तो यह जाता है कि ये सारे गठबंधन को जो एकजुट होने में जो मदद मिली है उसके जिम्मेवार भी वर्तमान की मौजूदा सरकार ही है। एक साथ सीबीआई, ईडी और आईटी के जो छापे हैं और जिस तरह से इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की गई है तो संभव होता हुआ दिखता था कि ये लोग कहीं ना एकजुट तो बिल्कुल हो जाएंगे। और इसके बाद ही नहीं, सिर्फ यही नहीं, जब इंडिया गठबंधन की जो सरकारें, मौजूदा सरकारें जो राज्य में है वो अपनी एटीएस के द्वारा यानी जो स्पेशल फोर्स है उसके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो लिस्ट तैयार की जा रही है जिसकी शुरुआत झारखंड में हेमंत सोरेन ने कर दी। जब रघुवर दास के 5 मंत्रियों का जो संपत्ति में जो इजाफा हुआ और जो घोटाले आए हैं उसको लेकर जो एसीबी को जो है जांच का आदेश निर्गत कर दिया, जांच के आदेश प्रस्तावित कर दिए, तो ये बात तय हो गई। और इसी तरह की घटनाएं अब जो है कर्नाटक में भी और बिहार में भी शुरुआत चालू हो गई है। तो ये भी एक काउंटर के एक बड़ी तैयारी की गई है। यानी इंडिया गठबंधन अंदर से दो हाथ करने के लिए मौजूदा सरकार से तैयार बैठी हुई है और मौजूदा सरकार इसलिए भी इस गठबंधन से हबड़ाई हुई है कि इसके पीछे जो तर्क बताए जाते हैं वो बड़ा दिलचस्प है और समझने की जरूरत है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से तो वो हार चुकी है, उड़ीसा से भी तो वो हार चुके हैं, झारखंड और बिहार से भी हार चुकी है। तो ये तमाम और केजरीवाल तो उनसे पूरे दिल्ली तो बड़े दिनों तक, बहुत सालों तक अपने कब्जे में रख ली और भारतीय जनता पार्टी को फटकने नहीं दी। और यही नहीं, उन्होंने पंजाब में जिस तरह सरकार बनाई और गुजरात में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया, उनको पसीने में तरबतर जरूर कर दिए, उसको बड़ी दिलचस्प अंदाजों में देखा तो जरूर गया। तो ये वो वही खिलाड़ी है। और तमिलनाडु की बात किया जाए तो स्टालिन की बात हुई और तमाम राज्यों में बात हुई, तेलंगाना की बात हो या दूसरे दलों की, चाहे जगनमोहन रेड्डी की ही बात क्यों नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी सब जगह मुंह खाई तो जरूर है। और यही डर भारतीय जनता पार्टी को परेशान जरूर कर रहा है और यही बात है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार डरी और सहमी। तो तमाम प्रयासों के बावजूद भी इंडिया गठबंधन की जो मजबूती हो गई, यानी 2 दल और शामिल हो गए, यानी अब 28 दल का कुनबा है और अंदर खाने की रिपोर्ट बताया जाता है कि आने वाले समय में कुनबे और बढ़ेंगे। कुनबा बढ़े या ना बढ़े, कुनबा घटे न घटे, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ अगर 4-5 व्यक्ति, 4-5 दल अगर साथ खड़े हो जाए तो तब भी ये जो वर्तमान की मौजूदा सरकार है वो सत्ते में जरूर आ जाएगी। वसत्य की रणनीति होना चाहिए और उस रणनीति के तहत पे जो बातें सामने आ रही है वो आपको पेश करने की कोशिश मैं किया और समझने और टटोलने की कोशिश की गई है। तो आने वाला समय में यानी चंद घंटों के बाद जब 3:30 से 4 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा इंडिया गठबंधन का, तो बहुत कुछ साफ होता हुआ दिखेगा। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डर अभी से लगने लगा और इसको काउंटर करने की कोई रणनीति काम नहीं करे, कहते हैं कि इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो मनोबल है, राज्य का इकाई है,
उसका मनोबल गिर गया है। और इसका वजह है कि वर्तमान में मौजूदा नरेंद्र मोदी की जो सरकारें हैं, उसका ग्राफ, उसका स्ट्राइक रेट भी कम होता हुआ दिख रहा है। और यही वजह है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ होता हुआ, सूझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस तरह के राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का बाजार गर्म है। और दूसरी अहम बात, इस बात को इंडिया गठबंधन में सामने लाया जा रहा है कि आगे की रणनीति कैसी होगी। उसमें एक बात छनकर सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जो दल 2019 के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा, उसको लेकर उस पार्टी को उस पर चुनाव लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। इस बात भी सामने आई है, यह बात भी सामने छनकर आ रही है। तो सवाल यह है कि 200 सीटों पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही और 37 स्थानों पे जो है समाजवादी पार्टी के, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी रही। और 15 से 16 जगह पर जो है आपके एनसीपी जो है दूसरे स्थान पर रही। और करीब 19 जगह पे जो है ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस जो है 19 स्थानों पर दूसरे स्थान पर रही। तो इस तरह से भी एक राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि 2019 में जो दूसरे स्थान पर रहा है, उसको उसमें तैयारी करनी चाहिए और संभव है कि उनको इस जगह पर समय दिया जाएगा, उनको वो जगह दी जाएगी जो 2019 के अनुरूप है। ऐसी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ये सब राजनीतिक गलियारों पे जो चर्चे हो रही हैं, जो अंदर खाने से बात छनकर आ रही है, जो सूत्रों से आ रही है, मैं उसके हवाले से कह रही हूँ। और इसकी पुष्टि तो मैं बिल्कुल नहीं करता। मैंने कहा ना कि राजनीति में कयासों का बाजार है और जो बात छनकर आती है मैं उसी को कहने की कोशिश करता हूं। उसका कुछ ना कुछ सूत्र तो जरूर होता है। तो हमारा यह वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।